डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो ज़ाहिर है फिर एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एटॉमिक मास आपको पता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इसके पहले हम करेंगे ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन। तो पहला ब्लॉक है, इसके हम आंसर करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर हम चैप्टर नंबर 2 के ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। अब कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एलिमेंट्स हैविंग नो न्यूट्रॉन इन एन एटम? तो यस, हाइड्रोजन है, उसके जो आइसोटोप है ना प्रोटियम, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ पे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हर टाइम आता होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता होता है, एम कैट में, ई कैट में आता होता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए? विलियम क्रूक ने। किसने प्रोटॉन डिस्कवर किए? गोल्डस्टेन ने। किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए? तो जेम्स चैडविक ने किए थे 1933 में। अच्छा, तो यहाँ पे है, नेक्स्ट है, हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिफर है न्यूट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इतनी सिंपल सी बात है। एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। कैसे एनोड रेज फॉर्म हुए थे? वो जो गैस प्रेजेंट थी डिस्चार्ज ट्यूब में, वो जो सिंपल सी है, मेन जो बात हो रही है ना यहाँ से हो रही है कि वो जो कोलिजन हुई है कैथोड रेज के साथ, वो जो रेजिडुअल गैस थी प्रेजेंट थी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहाँ से जो रेज निकले हैं वो थी एनोड रेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्लॉक आपका है टेस्ट योरसेल्फ, वो है 2 वाला। हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन इट्स सेंटर? कैसे प्रूव हुआ भाई? जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो कुछ पार्टिकल तो गुजर गए थे, तो उसने कहा था कि काफ़ी सारा जो एटम का हिस्सा है वो एम्प्टी है, स्पेस है, लेकिन कुछ जो है वो वापस बाउंस बैक होके वापस आए थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे, तो जो वापस आए थे, आपको पता है कि वो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो जो गए थे, रेज जो गई थी वो वापस आई थी, वो जो बाउंस बैक हुई थी, तो उन्होंने कहा था, वहाँ से प्रूव हुआ था कि कोई ना कोई दरमियान में सेंटर है, ऐसा कोई हैवी चीज़ है, और वो भी वही सेम चार्ज वाली है, वो भी पॉजिटिव चार्ज वाली है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो, हाउ वाज इट प्रूव दैट होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन सेंटर? रदरफोर्ड प्रूव दैट द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विच प्रूव दैट मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट्स atom is empty. Okay, only few particles are bounce back, वही बात है, which shows that whole the mass of an atom is located in। तो उस चीज़ से ये साबित हो गया कि वो जो होल मास है ना न्यूक्लियस का, एटम का, वो सेंटर में है, और सेंटर को बाद में फिर न्यूक्लियस कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं मास को। नेक्स्ट है, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज? कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के न्यूक्लियर? वो जो प्रूव हुआ, वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो बाउंस बैक हो गए, तो वही उसे प्रूव हो गया कि सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है, तो वो जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर मौजूद है एटम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन मास ऑफ एन एटम। कौन से पार्टिकल हैं जो कि मास बताते हैं एटम्स का? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है प्रोटॉन प्लस वाला और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये दोनों मिल के डेंस हैं, ये डेंस स्ट्रक्चर है ये, तो ये दोनों मिल के मास बताते हैं, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें एटॉमिक नंबर बताते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी कैसे डिफर है क्वांटम थ्योरी से? जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये बताती है इलेक्ट्रॉन्स की कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं इसके ऑर्बिट्स में, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, या तो ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे या एमिट करेंगे, और उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है अपने ऑर्बिट में, ना तो ये एमिट करता है और ना ही करता है एब्जॉर्ब एनर्जी। ये तब एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये ऐसा प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ कोई नहीं ऐसा होता कि ये मूव करता है और या एनर्जी मिट या एब्जॉर्ब करके गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ख़ास मूवमेंट में ऑर्बिट में मूव करता रहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज़ नहीं होती, लेकिन ये तब होगा जब वो जंप मारेगा, जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि कैसे प्रूव होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। प्रूव करें तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट की बताई गई है हमें हमें यहाँ पे NH और 2 पाई की वैल्यू भी दी गई है और NH की वैल्यू भी दी गई है। तो जब ये तो फर्स्ट ऑर्बिट की आ गई, इसी तरह हम सेकंड ऑर्बिट की भी इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये प्रूव करती है कि ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर पॉसिबल। ये देखो पहले 2 के साथ कर दी है, पहले उस 1 के साथ क्या हुआ था, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ। तो इस तरह ये आ जाएंगे। देखो सिंपल से हैं, वही हैं सारे 2.1 और 3.18 और 1.0, तो वही है। 2 के साथ पहले किया, सेकंड ऑर्बिट के साथ किया, थर्ड के साथ किया, तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट रिजल्ट 2.3। वो ये है कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी सब शेल देयर इन सेकंड शेल में कितने होते हैं, तो 2 S एंड P सब शेल होते हैं सेकंड शेल में। वाई डज एन इलेक्ट्रॉन फिल पहले क्यों करता है 2 P को और फिर 3 S को, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है इस वजह से। यहाँ पे लिखा बिकॉज एनर्जी ऑफ 2 P ऑर्बिटल इज लेस देन 3। अच्छा, इफ़ बोथ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर ये दो फिल्ड हो जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ सकते हैं, तो वो 10 हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एम शेल में कितने होंगे, 18। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन एटम है, एक ही है इसके ऊपर, इसका जो नंबर एटॉमिक नंबर तो इसकी जो होगी वो 1s1 होगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस का 15 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 2 और 2 4 और 6 और 4 10 और ये 2 और ये 3 15। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर उसका 13 है तो मास नंबर 27 है, ये डबल होता है उसका। तो फिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है 13 ही होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर सेम होते हैं, तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, एटॉमिक नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और दोनों सेम होते हैं। अच्छा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एम शेल के अंदर कितने होंगे, अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो 5। व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको n से हम शो करते हैं, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले से 2x2 वेयर n शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो n से हम शो कर सकते हैं, इसका फार्मूला लगा के हमने लिखना है इसको। जस्ट इतनी सी बात थी। नेक्स्ट आपका टेस्ट योरसेल्फ लास्ट वाला है और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट योरसेल्फ 2.4। व्हाई डू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव एटॉमिक मासेस डिफरेंट, क्यों होते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो ज़ाहिर है फिर एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एटॉमिक मास आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एटॉमिक मास आइसोटोप्स में ये डिफर क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की बेस के ऊपर। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 एंड कार्बन 13। तो कार्बन 12 में अब 6 न्यूट्रॉन होंगे, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होंगे। 6 और 6 का डबल 12 होता है, तो वो मास होता है। तो न्यूट्रॉन का अगर हम आधा करें तो न्यूट्रॉन आधे, तो 6 होते हैं। विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसके अंदर ज़्यादा, हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप के अंदर ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे, तो वो होगा ट्रिटियम, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी एग्जाम्पल देनी है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। मेडिसिन रेडियोथेरेपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयोडीन 131, यूज़ होता है डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड। फॉस्फोरस 32 और यहाँ पे स्ट्रोंशियम SR90 ये यूज़ होंगे स्किन के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो आइसोटोप्स आपने ये दोनों याद रखने हैं, ये दोनों स्किन के लिए हैं, स्किन कैंसर के लिए, और आयोडीन 131 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थायराइड के लिए होता है। अब ये देखो यहाँ भी फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम यूरेनियम, वो जो इतना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करवाएंगे, तोड़ेंगे, उस यूरेनियम के ऊपर तोड़ने के लिए हमें ये न्यूट्रॉन चाहिए। तो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तो 2 हमें एलिमेंट मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी बहुत ज़्यादा। तो ये 2 एलिमेंट एक बैरियम वाला है और ये क्रिप्टॉन, और ये 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। तो ये है यूरेनियम 23592 और इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करा हुआ है। तो हमें जो चीज़ मिली है वो है बैरियम 13956 और हमें क्रिप्टॉन मिला है एलिमेंट 9436 वाला, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले हैं और एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हम एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा, और यूरेनियम तो हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल है। और ये जो ब्रेक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती कहाँ है, तो ये टरबाइन को जनरेट करने, उससे जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए
ये जो यूरेनियम 235 है ये यूज़ होता है इसकी एनर्जी। नेक्स्ट है कि कौन से न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स जो हैं, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन द, तो कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये जो 235 है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बन रहे हैं, तो वो बैरियम 139 और क्रिप्टोन 94 वाला जो है ये हमें मिलेंगे। U235 जो एलिमेंट को तोड़ने से हमें जो 2 एलिमेंट मिलते हैं वो है बैरियम 139 और क्रिप्टोन 94। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूरेनियम एटम को तोड़ते हैं, न्यूट्रॉन की बोmbardment में कराते हैं, हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और न्यूट्रॉन भी 3 रिलीज़ होते हैं। कौन से नेचर ऑफ कैथोड रेज की नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन, फिर ये कास्ट करती हैं शार्प शेडो ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट, अगर इसके पास रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो बड़ा उसका शेडो पड़ता है। ये डिफ्लेक्ट करती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये इसके ऊपर जो है रेस करती है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन विच दे फॉल, जहाँ पे ये गिर जाए टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, चार्ज टू मास रेशियो। और यहाँ पे आपने 3-4 इसकी सिर्फ लिख देनी है, 5 लिखनी है तो हमने 5 भी लिखनी है। यहाँ पे है फास्फोरस है, तो इस लाइन हमें दिया गया है P1531, नीचे इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास है, तो इसमें से हमें बताने हैं कि कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो आपको पता है ये जो 15 है, 15 ये एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो कर रहा है। तो 15 इसके अंदर प्रोटॉन है और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आएंगे, जब हम ये जो ऊपर देखें ना 31 है और नीचे 15 है, 31 से जब माइनस करेंगे ना हम 15 तो निकल आएंगे 16, तो वो हमारे पास आएंगे न्यूट्रॉन इसके। तो पीछे फिर कितने होंगे, 18 हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कौन सा ये आयन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आयन, तो इसको हम फॉस्फाइड आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें ड्रा करनी है यहाँ पे फॉस्फाइड आयन की। होता है 1s में 2 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और आपको पता है कि पहले शेल में 2 होते हैं, फिर दूसरे में 8 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, फिर तीसरे में 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह आपने ये लास्ट में बनानी है। कौन सी नोबल गैस है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फास्फोरस आयन जैसी है, तो आर्गोन है, सेम लाइक आर्गोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट है शेल और सब शेल के बारे में बताओ। जिस तरह मेन ब्रांच होती है ना हेड क्वार्टर, उसी तरह उसकी सब ब्रांचेज होती हैं। जिस तरह फ्रेंचाइज होते हैं ना, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज काफ़ी सारी होती है, हर सिटी में होती है। अब ये देखें कि स्टाइलो को देखें, कहाँ पे वो जो हेड होता है हेड क्वार्टर वो और होता है और उसकी ब्रांचेस और अलग अलग होती है, सब ब्रांचेस। तो शेल भी सेम वही है। शेल देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ढूंढने की प्रोबेबिलिटी हमें होगी, जहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन सर्टन रीजन। उस रीजन को, स्पेस को, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो होता है शेल या एनर्जी लेवल। और शेल का भी सब शेल, एनर्जी लेवल का भी सब एनर्जी लेवल, इस चीज़ को हम कहते हैं सब शेल। और सब शेल लेवल्स जो होते हैं एनर्जी लेवल्स, इसको हम सब एनर्जी लेवल कहते हैं और इसको हम सब शेल भी कहते हैं। तो सब शेल ये हो सकते हैं SPDF, और जो शेल हैं वो KLMN, यानी वो जो बड़े होते हैं। और शेल होते हैं जिस तरह KLMN, और ये जो सब शेल होते हैं उसके SPDF, ये छोटे होते हैं। एक एटम है, उसका एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 17। तो आपको KLMN में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपको पता है K में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और L में 8 आ सकते हैं, और M में कितने आ सकते हैं, 7। 2 8 7, क्योंकि ये देखो ना 7 है, 7 2 8 8 9 10, ये यहाँ पे पूरे हो गए, पीछे 7 बचते हैं तो वो हम M में डाल देंगे। K में 2 आते हैं, L में 8 आते हैं, और M में आप यहाँ पे 7 ही लिखोगे क्योंकि वो 7 हैं उसके एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर उसका 18 होता तो हम लास्ट में 8 डालते, तो लेकिन M यहाँ पे 7 है, तो M के 7 आएंगे। अभी एक आपके पास एटम दिया गया है Al3 पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल चुका है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने निकाल चुका है कि इसके ऊपर 3+ चार्ज है। अब पीछे बचते हैं 10, तो अब उनकी 10 की आपने पूरी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, 1s2 2s2 2p6, 6 और ये 4 10। तो 2 में K में 2 और जो L है उसमें 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले में 2 और दूसरे में 8 8 और ये 2 10 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है। तो आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल 2 8 2 है। तो आखिरी शेल में पूछने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आखिरी शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन विच सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो वो जो है लास्ट वाला 3s2 में आखिरी शेल इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका आखिरी शेल 3s2 है, उसमें इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंट है।
वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज़ क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने स्टेबल होना होता है इसलिए। इलेक्ट्रॉन एटम की जो नेचर है, जो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा जब वो लूज़ और गेन करेगा, अगर तो वो लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये गेन फिर रिपीट हो रहा है, मैंने कहा भी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। U-235 जो यूरेनियम है किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए। ग्वाइटर के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप्स यूज़ होगा। अब 3 प्रॉपर्टीज़ पॉजिटिव चार्ज की हमें देनी है। प्रॉपर्टीज़ हमें पॉजिटिव रेज की देनी है। पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट राइट द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, डायरेक्शन होती है अपोजिट टू कैथोड रेज। यहाँ भी सेम वो स्ट्रेट लाइन में ही था। अच्छा, यहाँ पे ये देखो तो ये डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो तब पता चलता है ये पॉजिटिव चार्ज है। और इनकी नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के जो प्रेजेंट होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। डिफेक्ट्स ये है इसका डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है इसके अंदर, क्या नुक्स है इस मॉडल के अंदर। पहले ये है कि ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर इसने बताया था, एक्सप्लेन दिया क्या था। इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, ये इमिट करेगा, निकालेगा इलेक्ट्रॉन, इमिट करेगा एनर्जी, रिलीज करेगा और उसके बाद ये गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ये पहला इसका डिफेक्ट था। दूसरा ये था कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है कॉन्टीन्यूसली और ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो बनता रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है, लाइट स्पेक्ट्रम ही बनता था। तो ये 2 इसके नुक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं। फिर ये वही बात नेक्स्ट में रिपीट हो रही है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ऑर्बिट इफ़ इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन डज इट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ये कब इमिट करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो ये तब करेगा जब ये जंप लगाएगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ये प्रूव भी किया गया था कि ऐसा नहीं है कि ये मूव करता रहता है और फिर गिर जाता है। ये तो डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के। लेकिन ये कब इमिट एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जब ये जंप लगाता है वन ऑर्बिट से अदर में, तब ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ तक आपके 13 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, आपके ब्लॉक्स वाले भी क्वेश्चन हो गए। और कोई क्वेश्चन हो और कोई टॉपिक हो आप बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर होना चाहिए बता। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।